शुभ संध्या, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक के। दोस्तों आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ ऐसे तथ्य या कुछ ऐसे प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जो कहता है भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली किस नदी पर है, या भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली किस नदी पर स्थित है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है या परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर आता रहता है। भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली किस नदी पर है, या भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट मीन्स होता है भ्रंश, या सबसे बड़ी भ्रंश घाटी किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है वो नर्मदा एवं ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? भारत की जो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है वो नर्मदा एवं ताप्ती नदी पर स्थित है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है कहता है आत्मजयी के रचनाकार कौन है, या आत्मजयी के रचनाकार हैं। तो आत्मजयी के जो रचनाकार हैं वो कुंवर नारायण हैं। कुंवर नारायण जी आत्मजयी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार कौन है, या गुलामगिरी किस रचना या किसकी रचनाकार है। तो जो दोस्तों गुलामगिरी है इसके रचनाकार ज्योतिबा बाई फूले हैं। लाइट गड़बड़ कर रही है, यानी गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा बाई फूले हैं। गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा बाई फूले हैं, या गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों जो द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश के लेखक हैं वो हैं चामोस्की। द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश के राइटर चामोस्की हैं। द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश के लेखक चामोस्की हैं। कई बार पेपर में पूछ दिया जाता है द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश के लेखक कौन है। तो द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश के लेखक चामोस्की हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं, या त्योहारों का त्योहार कहते हैं। तो दोस्तों त्योहारों का जो त्योहार कहते हैं वो हॉर्नबिल को कहते हैं। हॉर्नबिल। यह त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कहता है यूएनओ की स्थापना कितने राष्ट्रों ने या कितने देशों ने मिलकर के की है, या यूएनओ का निर्माण कितने देशों ने मिलकर किया है। तो दोस्तों यूएनओ का स्थापना या यूएनओ का निर्माण कितने देशों ने मिलकर किया है, या कितने राष्ट्र ने मिलकर किया है। तो यूएनओ का जो निर्माण है वो 50 देशों ने मिलकर के किया है, जिसमें 5 देश हमारे मुख्य थे जिसको हम ABCFR के नाम से जानते हैं। ए से अमेरिका, बी से ब्राजील, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रूस, यानी ABC ये 5 जो थे मुख्य रूप से ABCFR ये 5 देश हैं, जिसमें ए का मतलब है अमेरिका, बी का मतलब ब्राजील, सी का मतलब चाइना, एफ का मतलब फ्रांस और आर का मतलब रूस से संबंधित है। इसमें 50 देशों के अलावा जो 51वां देश था वो हमारा पोलैंड था, और 193 यानी 193वां देश जो दक्षिणी सूडान था। इसके बाद में बात करते हैं
किस देश ने सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? तो किस देश ने सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम वीटो पावर उपयोग किया था? तो वह देश दोस्तों अमेरिका है। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो पावर का उपयोग किया था। क्वेश्चन हो सकता है कि अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो पावर का उपयोग कब किया था? तो दोस्तों अमेरिका ने जो है सर्वप्रथम वीटो पावर का उपयोग 1971 में किया था। इसके बाद में बात करते हैं यूएनओ में कुल अध्याय व अनुच्छेद हैं। प्रश्न पूछ सकता है यूएनओ में कुल कितने अध्याय व अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों यूएनओ जो है उसमें कुल 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। प्रश्न है यूएनओ में कुल अध्याय व अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों यूएनओ में कुल 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों पता होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं यूएनओ के दिन प्रतिदिन के लेखा जोखा कौन करता है, या यूएनओ के दिन प्रतिदिन का लेखा जोखा कौन करता है? तो दोस्तों जो यूएनओ का दिन प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन का जो लेखा जोखा होता है वह कौन देखता है? तो इसका उत्तर है यूएनओ के प्रत्येक दिन का जो लेखा जोखा होता है वह सचिवालय मैनेज करता है या उस कार्य को सचिवालय देखता है। इसके बाद में बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है, कहता है मरे डार्लिंग नदी बहती है। तो मरे डार्लिंग नदी कहां बहती है? तो मरे डार्लिंग जो नदी है वह किस देश में बहती है, या मरे डार्लिंग जो नदी है वह मरे डार्लिंग जो नदी है वह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहां बहती है दोस्तों? मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया देश में या ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो दोस्तों इस प्रकार 11 क्वेश्चन हो गए। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यूरोप की जीवन रेखा किसे कहते हैं, या यूरोप की जीवन रेखा कौन है? तो दोस्तों जो यूरोप की जीवन रेखा है वह राइन है। कौन सी जीवन रेखा है, या यूरोप की जीवन रेखा राइन को कहते हैं। इसके बाद में अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ में जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ में जोड़े जाते हैं? जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह सदैव क्रिया के साथ में जोड़े जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजभाषा आयोग का गठन कब और किसने किया था? तो दोस्तों जो राजभाषा आयोग का गठन है कब किया था और किसने किया था? तो इसका उत्तर है राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर ने किया था। किसने किया था? बीजी खेर ने किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है विश्व मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को होता है, या विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व मजदूर दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? जो मजदूर दिवस होता है या विश्व श्रम दिवस जो होता है वह प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विश्व बैंक का पूरा नाम क्या होता है, या विश्व बैंक का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों विश्व बैंक जो है इसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण
विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। इसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो नाटो का मुख्यालय है यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में स्थित है, या बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन, बात करते हैं जो वाहनों के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? जो वाहन चलते हैं इनके जो धुआं निकलता है, इसके धुएं के निकलने से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों जो वाहन के धुएं होते हैं इनसे एथिलीन गैस निकलती है। इसके बाद में बात करते हैं शुद्ध जल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन का मान कितना होता है? तो जो शुद्ध जल का है रासायनिक मान वो होता है 1 ppm। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, पोस्को वाली झील कौन होती है? या पोस्को वाली झील किसे कहते हैं? या पोस्को वाली झील कौन सी झील है? तो दोस्तों पोस्को वाली झील है वह यूट्रोपिक झील को पोस्को वाली झील के नाम से जानते हैं। कहता है कर्क रेखा व मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? आज का अंतिम और जो लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कर्क रेखा व मकर रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा है वह 13 देशों से होकर के गुजरती है और मकर रेखा 10 देशों से होकर के गुजरती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।